हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए थोड़ा हम लोग रुख करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप जानते हैं परिस्थितियां बड़ी ग्रीम दिखनी शुरू हो गई हैं। आप अक्टूबर 7 के अटैक को जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इसराइल पर अटैक किया था। आप ये भी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है। हमने वॉर इकोनॉमी के बारे में बात की थी। हमने ये भी आपको बताने का प्रयास किया था कि जो परिस्थिति डेवलप हो रही है वो एक रीजनल वॉर के सिनारियो से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बढ़ती दिख रही है। ये होगी कि नहीं होगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि डिप्लोमेटिक चैनल से, डायलॉग से कितने चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है या किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ समझने वाली बात है, जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं, वो इस बारे में कि आप कुछ दिन पहले जानते हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल ने अपना ऑफेंसिव बढ़ा दिया है और हिजबुल्लाह को माना जाता है कि ईरान का सपोर्ट है। थोड़ा सा उसी कंटेक्स्ट में हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि आखिर ईरान ये कैसे इससे पहले भी कुछ दिन पहले लगभग 200 के आसपास मिसाइल दागा उसने इसराइल के ऊपर, जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के हेड को, नसरल्ला को मार गिराया, तब ईरान ने इस एक्शन को लिया, मिसाइल दागा उसको इसराइल ने लगभग डिफ्यूज कर दिया। वो बात एक जगह है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो वॉर इसराइल और हमास के बीच था, अब वो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हो गया। उधर यमन में आप देखें कि जो हाउती रेबल्स हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड में जो अमेरिका ब्रिटेन के जो शिप आ रहे हैं माल लेकर के, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने यही डिक्लेयर किया था कि हम इसराइल के खिलाफ अपना, हमास के सपोर्ट में और इसराइल के खिलाफ हम अपना युद्ध डिक्लेयर करते हैं। इधर ईरान भी अब दिख रहा है कि धीरे धीरे उस रीजनल वॉर में फंसने जा रहा है, इंटर करने जा रहा है। और ये इसराइल और हमास के बीच का जो ये संघर्ष है, वह एक रीजनल डायमेंशन लेता हुआ दिख रहा है। जो हमास के सपोर्टर हैं, जो फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं, वो धीरे धीरे एक तरफ यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं और एक ब्लॉक वो है जो इसराइल के साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। मतलब दो ब्लॉक बनने का सारा डायमेंशन, सारा कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है। उसी संदर्भ में एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बार बार कि ईरान जो है 1979 में वहां एक क्रांति होती है और वहां का जो राजशाही था उसको खत्म कर दिया जाता है। वो 1979 का जो रिवॉल्यूशन था, जिसका नेतृत्व अभी के वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमैनी कर रहे थे, वही आज सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। आप जानते हैं कि ईरान एक शिया बहुल कंट्री है। ईरान एक शिया बहुल कंट्री है। ईरान के जो पहले शाह थे 1971 से पहले, वो राजशाही का प्रतिनिधित्व करते थे और वेस्टर्न कंट्री उनको बनाए रखना चाहती थी। इवन ये भी प्रयास किया गया कि जो भी उनके खिलाफ गया उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए अमेरिका के हेल्प से। लेकिन 1971 में जो 79 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में फिर राजशाही को खत्म करके धर्म आधारित व्यवस्था को वहां पे स्थापित किया, जिसके नेतृत्व करता है अयतुल्ला खमैनी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि थियोलॉजिकल रूल है वहां पर ईरान में। और ये शिया बहुल कंट्री। आप ये भी जानते हैं कि शिया और सुन्नियों में हमेशा एक क्लैश चलता रहा है। इराक में अगर बात करें तो इराक में सुन्नी बहुल शासन रहा है, वहां लोग भी सुन्नी बहुल हैं। लेकिन ईरान शिया है, ईरान शिया बहुल कंट्री है। और देखिए, अहम बात यह है, जो हम टर्म आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टर्म है द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की धुरी। आप जानते हैं कि इजराइल कहां पर अवस्थित है। उसके चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसके चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं और अपने डिफेंस पर बहुत अधिक खर्च करता है। अब ध्यान से इस बात को समझिए कि इजराइल को क्रिएट करने में वेस्टर्न नेशंस का, ब्रिटेन का, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन लोगों ने उस समय भी ये प्रोमिस किया था कि फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे इजराइल के एग्रेसिव पॉलिसीज के माध्यम से गाजा स्ट्रिप या फिलिस्तीन के जो टेरिटोरीज हैं उस पर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। अब इस बात को समझिए कि जब हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये कौन सा टर्म है, ये क्या बताता है? जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये ध्यान दीजिए, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान का क्रिएट किया हुआ नेटवर्क है अपने डिफेंस में। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग ईरान का फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क भी कहते हैं। फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क, समझिएगा इस टर्मिनोलॉजी की, दोनों टर्मिनोलॉजी काफी अहम है। और इसे ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क के तहत यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आता है। मतलब ये है कि जो भी ईरान के विरोधी देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, इजराइल है, जो भी लोग हैं, या आप सुन्नी कंट्रीज भी कह सकते हैं, सऊदी अरेबिया आर्क राइवल है ईरान का। तो ईरान में जब 1979 की जो क्रांति हुई, इसके बाद आयतुल्लाह खमैनी ने, ईरान की सरकार ने अपना फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। और उस फॉरवर्ड का मतलब आगे, डिफेंस नेटवर्क का मतलब कि सुरक्षा से संबंधित नेटवर्क इन्होंने तैयार करना शुरू किया। लेबनान में हिजबुल्लाह को क्रिएट किया गया। आप समझिएगा इस बात को, लेबनान में हिजबुल्लाह को क्रिएट किया गया, हौती रेबल्स को सपोर्ट किया गया, हमास को सपोर्ट किया गया। मतलब ये कि जहाँ जहाँ ये कंट्रीज है, जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं जो इजराइल का या अमेरिका लेड जो फोर्सेज हैं उनका विरोध कर सकती हैं, ये सरकारी तौर पर नहीं, मिलिशिया के तौर पर, नॉन पॉलिटिकल बॉडी के रूप में इनको खड़ा किया गया। जो इजराइल के खिलाफ या वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में जो ईरान को परेशान करने का प्रयास करेंगे, ईरान इनके माध्यम से उनको घेराबंदी करने का, उनका घेराबंदी करने का प्रयास करेगा। अपने टेरिटोरी पर नहीं, दूसरे जगहों पर। आप देखिए, एक बात समझिए, इजराइल हमास से भी लड़ाई लड़ रहा है, अब हिजबुल्लाह से भी वो लड़ाई लड़ेगा, इधर ईरान भी उस पर अटैक करने लगा। आप समझ रहे हैं, वो चारों तरफ से युद्ध में फंसता जा रहा है। जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इजराइल को पूरी तरह से हम इस वार में इंप्लीकेट कर दें। डिफरेंट फ्रंट खोला जा रहा है इजराइल के खिलाफ। ये नेटवर्क है ईरान का फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क है। मिलिशियाज के माध्यम से उनको हथियार सप्लाई, उनको हेल्प कर करके इजराइल को पूरी तरह से घेराबंदी उसका करने जा रहा है। जब इजराइल अटैक करेगा तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। जब ईरान के साथ उसका क्लैश होगा तो उधर हिजबुल्लाह अटैक करेगा, उधर हमास अटैक करेगा, उधर हौती रिबल्स अटैक करेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये ईरान अपना डिफेंस मैकेनिज्म बड़ी अलग तरीके से तैयार किया है इजराइल के खिलाफ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ। इनको वो हर तरह से सपोर्ट करता है। इनके पावर को रेजिस्ट करने के लिए इस तरह से एक एक्सिस बनाया गया है कि जब ये ईरान को डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, ईरान को आप कहें कि अटैक करने का प्रयास करें, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करें, तो इन सारे जो मिलिशियाज हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो वेस्टर्न नेशन डिक्लेयर किए हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए और एक्टिवेट करके उस शक्ति को, उस कंट्री को जो ईरान के खिलाफ काम करता है, उसको चारों तरफ से घेरा जाए। मतलब ये कहने का है कि ईरान अपने जमीन पर लड़ाई लड़ने से पहले आपको इंगेज कर देता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मिलिशियाज के साथ। आप उसके साथ पहले लड़ाई लड़िए और चौतरफा आपके तरफ हमला शुरू कर देता है। हौती रिबल्स इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे ही हमास से इजराइल ने लड़ाई शुरू की, कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जो शिप मेडिटेरेनियन सी से आ रहे थे, इधर इंडिया के साइड आ रहे थे, चाहे आप कह सके कि इंडिया पैसिफिक रीजन में आ रहे थे, सामान लेके, गुड्स लेके, उनको अब 2 तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। 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 2 तरफ से हमला करना शुरू कर
हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आना पड़ता है। तो क्या हुई, सामानों का दाम बढ़ गया। इंडिया को जब यूरोप को माल सप्लाई करना होता था तो पहले भूमध्य सागर से होकर गुजरता था, अब आपको अफ्रीका से होकर जाना पड़ता है, या आपको नेवी के द्वारा उसका गार्डिंग कराना पड़ता है, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये चौतरफा जो आप अटैक देख रहे हैं, चौतरफा जो एक्टिविटी देख रहे हैं, इन सारे ग्रुप्स का इनको सपोर्ट मिलता है ईरान से। और ईरान ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा है कि जैसे ही अमेरिका या इजराइल उस पर अटैक करेंगे, ये चौतरफा अटैक इजराइल पर करेंगे, चौतरफा प्रयास करेंगे इजराइल को घेरने का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये युद्ध और एस्केलेट होता है, तो एस्केलेट अगर होगा तो चौतरफा इजराइल को भिड़ना होगा, और ईरान जो है इन सारे चैनल का इस्तेमाल करके इजराइल को परेशान करेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को परेशान करेगा। आने वाले समय में अगर ये और एस्केलेट होता है तो शांति की संभावना बहुत दूर हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि इजराइल के खिलाफ ईरान की भी अपनी ज़बरदस्त तैयारी है। ये तैयारी इस रूप में आप इसको फेवर नहीं कर सकते कि इससे शांति प्रमोट होगी, इससे अशांति बढ़ेगी, वॉर का सिचुएशन बढ़ेगा, तेल का दाम बढ़ेगा, सामानों का दाम बढ़ेगा, जिसका इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है, उससे आम लोग प्रभावित होंगे, उनका जनजीवन प्रभावित होगा। तो कहीं से भी वॉर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वॉर से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, लेकिन शांति का भी बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकला, इसलिए ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। और इन सारे चैनल को, जिसको आज आतंकवादी संगठन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे यूनाइटेड नेशंस या बाकी देश घोषित किए हों, इजराइल, वो एक्चुअल में निश्चित तौर पर उनके पर्सपेक्टिव से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो कंट्रीज ये सपोर्ट कर रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन लोगों का इस्तेमाल ये कंट्रीज आने वाले समय में जब युद्ध की सिचुएशन बनती है, उनका इंटरेस्ट जब कंप्रोमाइज होता है तो उसका इस्तेमाल करती हैं। और ये साफ साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है, उनके पास इतने एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं। एक कंट्री को लड़ाई छेड़ना पड़ रहा है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जो लेबनान की जो वहाँ की सरकार है, उसके पैरेलल एक सरकार वहाँ लेबनान में चल रही है, और उसको सपोर्ट करता है ईरान उसको सबसे बड़ा सपोर्ट करता है, और इस वजह से वो एग्जिस्टेंस में है। कहाँ से हथियार उसको मिल जाएगा, कहाँ से उतना मनी मिलेगा, कहाँ से उतने फाइटर्स मिलेंगे। आप समझिए इस बात को कि एक आर्मी उनके खिलाफ लड़ रही है, और वो भी काउंटर में उसी तरह से लड़ रहे हैं। हमास देखिए, इनका बंकर देखिए, इनका टेक्नोलॉजी देखिए, इनका एक्सेस देखिए, इनका फंडिंग देखिए। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हाउ दे आर ऑपरेटिंग, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग सपोर्ट, वेदर इट इज मटेरियल सपोर्ट, वेपन सपोर्ट और वट एवर। तो कहां से उनको प्राप्त हो रहा है, और क्या यह बिना किसी सरकार के सपोर्ट के ये हो रहा है क्या? नहीं, इसमें ईरान जैसे देश का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जिस तरह से अमेरिका एलाई बनाता है, उस तरह से ईरान ने भी बना रखा है अपना फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क, जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, विरोध की धुरी, की कहां से कैसे वेस्टर्न नेशंस को का विरोध करना है, उनके एलाइज का कैसे विरोध करना है। ईरान मानता है, ईरान का जो शासक वर्ग है अभी का, वो मानता है कि अमेरिका एक राक्षस है, सैटन कहते हैं उसको, वहाँ जो हमारा दुश्मन है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। और उसी हिसाब से वहां का पॉलिटिक्स, वहां का फॉरेन पॉलिटिक्स डिटरमाइन होता है। तो दोस्तों, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसको आपको समझना होगा। आने वाले समय में जब ये समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि इजराइल के खिलाफ जो इतने संगठन उठ खड़े होते हैं एकाएक, चौतरफा जो उसको डिफरेंट फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वो ऐसे ही नहीं है। वो क्रिएट किया गया है ईरान के द्वारा, ईरान के सपोर्ट से बनाया गया है कि जैसे ही ईरान पर खतरा मंडराएगा, डिफरेंट चैनल को खोल दिया जाएगा। इजराइल जैसे कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्री को डिफरेंट लेवल पर इंगेज किया जाएगा, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव ईरान के ऊपर, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं इस बात को? ये स्ट्रेटजी है ईरान की, और इसमें बहुत बड़ा रोल है इस नेटवर्क को डेवलप करने में ईरान की सरकार को, वहाँ के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमैनी का। अयातुल्लाह खमैनी का बहुत बड़ा रोल है इस नेटवर्क को तैयार करने में, जिसको फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क कहते हैं ईरान का। और उसमें सबसे बड़ी जो की स्ट्रेटजी है फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क में, जो की स्ट्रेटजी है वो है की आप कह सकते हैं कि प्लान, या कहें कि हाँ स्ट्रेटजी ही कहना, रणनीति ही कहना सही होगा। द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सिस बनाया गया, धुरी बनाया गया, डिफरेंट एंगल पर धुरी क्रिएट की गई है कि जो हमारे खिलाफ आएगा उसको डिफरेंट जगह पर हम इंगेज करेंगे, वहां उसको कंटेन करेंगे, वहां पर उसको रोकेंगे। लेकिन इसके खतरे भी हैं। जिस तरफ ये पूरा सिनारियो बढ़ रहा है, जिस तरह से परिस्थिति बन रही है, उसमें वाइडर एस्केलेशन की संभावना दिख रही है, जिसमें एक रीजनल वॉर भी हो सकता है। एक वैसे कंट्रीज का समूह है जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक लार्जर कोलिजन दिख रहा है कि बना रहे हैं, और एक उन कंट्रीज का ग्रुपिंग बन रहा है जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, खास करके वेस्टर्न नेशंस जो हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये वाइडर एस्केलेशन होता है, रीजनल वॉर की तरफ अगर पूरा विश्व बढ़ता है, वेस्ट एशिया बढ़ता है, तो इसका नतीजा वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा, लोगों के जीवन पर क्या पड़ेगा? ये बहुत बड़ा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट हो सकता है। आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है, लोगों का जीवन दुभर हो सकता है। लेकिन जो लोग इसमें इंगेज हैं वो इस बात को न समझ के बल्कि इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। शांति, डायलॉग, डिप्लोमेसी सबसे बेहतर उपाय हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं उस परिस्थितियों में ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, लोगों के लाइफ के ऊपर। तो यही मेरा पर्पस था दोस्तों कि इस स्ट्रेटजी को समझिए, ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस नेटवर्क को समझिए, आने वाले समय में ये किस रूप में आकार लेगा इस बात को समझिए, और अगर वाइडर एस्केलेशन होता है तो उसका नतीजा क्या हमारे लाइफ पर पड़ेगा, इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए इस टर्मिनोलॉजी को, इस स्ट्रेटजी को, आप कहें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इस स्ट्रेटजी को ईरान के हमने आपके सामने डिस्कस किया, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। प्रेडिक्शन तभी होगा जब स्ट्रेटजी को समझेंगे किसी आप राज्य के, किसी देश के, किसी नेता के, और तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर ऐसा सिनारियो है तो क्या ईरान जो है चुपचाप बैठेगा, क्या इजराइल चुपचाप बैठेगा, क्या अमेरिका चुपचाप बैठेगा, क्या अरेबियन कंट्रीज जो हैं वो चुपचाप बैठेंगे। ऐसा अगर होता है तो आने वाले समय में क्या परिस्थितियां डेवलप होंगी, इस बात का भी आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करने का। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को देखिए, एनालाइज करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए और लोगों के बीच शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।